सीमा पार से हुई फायरिंग में घायल बीएसएफ जवान की शहादत। शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। 8 नवंबर की रात हुई फायरिंग में हो गए थे घायल। सीमा पर हमारे जवान हैं मुस्तैद, दे रहे हैं पाकिस्तान के हर हमले का जवाब। डीजी बीएसएफ का बयान। आज श्रीनगर और उधमपुर में हुई बीएसएफ की पासिंग आउट परेड। बीएसएफ को मिले 1262 नए जवान। नाहन में दिव्यांग बच्चों के लिए हुआ प्री दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन। कार्यक्रम में विधायक अजय सोलंकी ने लिया हिस्सा। बोले, दिव्यांग बच्चों को लेकर गंभीर हैं मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार के सहयोग से जल्द ही सभी सामुदायिक केंद्रों पर मरीज का होगा अल्ट्रासाउंड। सामुदायिक केंद्रों के डॉक्टरों को सरकार 6 महीने की देगी ट्रेनिंग। मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नहीं जाना होगा दूर। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आज के बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुपकार गठबंधन के भीतर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इसके प्रमुख घटक अगले साल के संसद चुनाव को स्वतंत्र रूप से लड़ने पर अपना रुख सख्त कर रहे हैं, इसलिए वो भारतीय गुट के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जम्मू कश्मीर में प्रमुख घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए अपनी स्थिति सख्त कर रहे हैं। इससे विपक्षी दलों के भीतर राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन ब्लॉक के लिए चुनौती पैदा होने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने हाल ही में उत्तरी कश्मीर का दौरा किया था, उन्होंने कश्मीर, विशेषकर उत्तरी कश्मीर से उम्मीदवार उतारने पर कोई टिप्पणी नहीं की, जहां उनकी पार्टी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी लोकसभा चुनाव से पहले समर्थन जुटाने के लिए आने वाले दिनों में मध्य और दक्षिण कश्मीर में रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक जो मजबूती नजर आ रही थी विपक्ष में, वो मजबूती अब नजर नहीं आ रही और सारी पार्टियों की जो नजरें हैं वो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर हैं। या यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख की भी जो एक सीट आती है, इन 6 सीटों पर इन सभी पार्टियों की नजर है। चाहे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या फिर कांग्रेस, जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक के तहत एक तरह से आती हैं और इंडिया अलायंस में ये सभी पार्टियां एक साथ हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात आती है तो ये सभी पार्टियां अलग अलग खड़ी नजर आती हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि चुनाव को लेकर और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर इसी ब्लॉक ने, इसी अपोजिशन ग्रुप ने एक रैली भी निकाली थी, विरोध प्रदर्शन भी जम्मू में किया था, जिसमें तमाम वो पार्टियां मौजूद थीं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इसके अलावा जो और पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां, वो सभी इसमें शामिल थी। लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे में इन पार्टियों के बीच में ही एक तरह का कंफ्यूजन पैदा होता जा रहा है। ये पार्टियां ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, ये फैसला नहीं कर पा रही हैं कि कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार को किस हलके से उतारेगी और कौन सी पार्टी किस जगह से चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब अगर हम बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। खासतौर से अनंतनाग सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों चाहती हैं कि उनके उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े। लेकिन जो मजबूती ये अपोजिशन जाहिर कर रहा था, वो लोकसभा चुनाव से पहले मजबूती नजर नहीं आ रही है। और जो दावे इंडिया ब्लॉक के थे, इंडिया अलायंस जो नेशनल लेवल पर एक ब्लॉक बना था, वो भी अब इनमें मजबूती नजर नहीं आ रही है।
और इसी पर चलिए हम चर्चा करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर की जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क की सियासत पर अच्छी नजर रहती है। समीर, बहुत मुख्तसर में आपसे समझना चाहेंगे कि जब इंडिया ब्लॉक की बात होती है तो सभी पार्टियां दावा करती हैं कि इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत है, तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं, अपोजिशन मजबूत है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब हम आके देखते हैं तो जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां क्योंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और ये इस बात को जाहिर करती हैं कि मजबूत हैं। लेकिन जब बात समीर चुनाव लड़ने की आती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 5 सीटें हैं और एक लद्दाख की सीट है, इन 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आती है तो वहां पर इन पार्टियों के अंदर समीर कंफ्यूजन नजर आता है। देखो अबू, मैं आपको बता दूं, 2 अलायंसेस जम्मू कश्मीर में हैं। एक इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें शिवसेना भी है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही जी, लेकिन उसमें जम्मू की भी बहुत सारी पार्टीज हैं। वो अलायंस है, उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी है, बहुत सारी वो अपोजिशन पार्टीज का गठबंधन है। लेकिन उससे पहले 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद गुपकार अलायंस हुआ। गुपकार अलायंस में भी बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन वो सिमट के 4 पार्टियों की रह गई है। उसमें मेन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर पीडीपी है, सीपीआईएम है और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये 4 गुपकार अलायंस में है। हमारी बात आज हो रही है गुपकार अलायंस की। गुपकार अलायंस में जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं, बहुत टाइम से लगातार हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, अभी बांडीपुरा में उमर अब्दुल्ला गए थे और 2 स्टेटमेंट उनके सुन लीजिए। एक स्टेटमेंट कि जो अलायंस है, इंडिया अलायंस के तहत हम जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस तक है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद हम अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने रेफरेंस दी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि देखिए, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। इसी तरह छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, बाकी जगहों पे भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। वो अलायंस के हिस्सा तो है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा तक महदूद है। लोकसभा के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के तहत हम चुनाव लड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुपकार अलायंस जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, वो फंसे हुए हैं एक सीट के लिए। जो कश्मीर वैली की एक सीट पीडीपी चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस देना नहीं चाहती है। तो अगर गुपकार में ही आपस में लड़ाई है तो इंडिया अलायंस को भी उस पर असर पड़ेगा। गुपकार का अलायंस में जो 2 पार्टीज हैं वो मेजर पार्टनर है इंडियन अलायंस में जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है, गुपकार में वो नहीं है, इंडिया अलायंस में है। लेकिन उसके लिए 2 सीटें जम्मू और डोडा उधमपुर वो लगभग तय है। उसमें उसका मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का हमेशा मुकाबला रहा है जम्मू और उधमपुर में बीजेपी के साथ। कांग्रेस कमजोर हुई है खासकर 2008 के अमरनाथ रो के बाद। लेकिन 2014 में जब मोदी वेव आई, उसके बाद कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का जम्मू उधमपुर में, जम्मू डिवीजन में कोई साख नहीं है। जम्मू यहाँ पे कांग्रेस ही सिर्फ कांग्रेस होया करती थी एक बार। बीजेपी का यहाँ पे इतना ज्यादा चलन नहीं था। अब सरकमस्टेंसेस चेंज हो गए, सियासत चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई, तो यहाँ पे बीजेपी अब आ रही है। लेकिन बीजेपी को अगर मुकाबला करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में मानती है कि अगर जम्मू डिवीजन में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो उसमें उनको कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। तो कांग्रेस विन विन सिचुएशन में है, कांग्रेस के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि मेरी पोजीशन इस वक्त मजबूत है, मैं हर एक चुनाव, या तो लोकसभा के 3 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगा तो चुनाव जीत सकता हूं। अगर कल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, मैं अगर अलग भी लड़ूंगा तो चुनाव जीतेंगे। उनको लग रहा है, उनको ये लग रहा है। और इसी वजह से पीडीपी भी बहुत मुश्किल में है। पीडीपी ने क्या किया, उन्होंने 3 मेंबर एक कमेटी बनाई। अब्दुल रहमान वीरी जो कि सबसे सीनियर मोस्ट लीडरों में है पीडीपी के, महबूबा मुफ्ती के बाद उनका कद सबसे बड़ा है पार्टी में, उनको इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बना। मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग कमेटी का, जो इलेक्शन रिलेटेड कैंपेन कमेटी है, उसका चेयरमैन बना दिया। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये देखेगी पार्टी कि आगे चलकर किस तरह से दबाव की राजनीति बनाई जाए।
दबाव की राजनीति किस तरह बनेगी? पार्टी के लीडरान ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी रैलीज करने वाले हैं कश्मीर वैली में, हम अपनी ताकत को दिखाएंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये दिखाना चाहेंगे कि आप हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हम अभी भी उसी तरह से हैं, उसी तरह से ताकतवर हैं जिस तरह से हम पहले थे। बेसिकली पीडीपी चाहती है कि बार्गेनिंग करना, पीडीपी चाहती है कि एक सीट कम से कम मिले। जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि अगर नहीं मिली तो उनका वर्कर हताश हो जाएगा, उनका वर्कर हताश होगा, डिमोरलाइज होगा, कि आगे चल के आगे की सियासत में पीडीपी को नुकसान होगा। तो पार्टी चाहती है कि कम से कम एक सीट मिले। उमर अब्दुल्ला देने को तैयार नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला का एक लिबरल सोच है, फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि नहीं, हमें इकट्ठे चल के चलना है। तो देखिए, फारूक अब्दुल्ला की रहनुमाई में ही यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई, जम्मू में हुई, कश्मीर में हुई। उमर अब्दुल्ला बहुत कम इन मीटिंग में आए, अगर जम्मू में जो मीटिंग्स हुई उसमें उमर अब्दुल्ला आए ही नहीं। और जो अभी अपोजिशन पार्टीज की यहाँ पे धरना था 11 पिछले साल 11 अक्टूबर, पिछले महीने 11 अक्टूबर को, उसमें कोई ना तो फारूक अब्दुल्ला आए ना महबूबा मुफ्ती आई। तो क्रैक्स वहां से शुरू हो गए। लगा कि दोनों पार्टी जो हैं वो एक पेज पर नहीं है। अगर एक पेज पर नहीं है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आपका अपोजिशन डिवाइडेड है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो फारूक अब्दुल्ला को भी पता है कि अगर ये हुआ तो बीजेपी को और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए कंसल्टेशन चल रही है पार्टीज में, दोनों के बीच। बिल्कुल, यानी समीर जो कंफ्यूजन जो है, बिल्कुल समीर, कंफ्यूजन जो है, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से आपने बताया कि गुपकार अलायंस है वो फिर से एक तरह से एक्टिव हो रहा है, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2-4 पार्टियां और हैं जो लोकल पार्टीज हैं, और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जिसमें कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में कंफ्यूजन यह है, इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़े लोकसभा या फिर गुपकार अलायंस के साथ। तो यह एक बड़ा कंफ्यूजन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है। नहीं, अब देखिए हुरेरा, इसमें समझने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस चीज में कंफ्यूजन अलायंस में नहीं है, कंफ्यूजन है सीट पे, कि सीट जो है पीडीपी गुपकार अलायंस का हिस्सा है, वो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस का भी हिस्सा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू है सीट का, कि भाई अगर कश्मीर वैली की 3 सीटें हैं तो पीडीपी चाहेगी कि एक सीट पे कम से कम लड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आप जम्मू में देखिए कोई सीट अगर आपको मिलती है, जम्मू डिवीजन में जो 2 सीटें हैं, उधमपुर वाली सीट और जम्मू की सीट, उसमें देखिए अगर आप अपनी पॉसिबिलिटीज को तलाश कर सकते हैं तो वहां कीजिए। लेकिन जो 2019 का एक अलायंस का रहा है, 2019 के तर्ज पर जहां जहां हम सीटें जीती है इंडिया ब्लॉक में, हमने उस ब्लॉक को वो सीटें दे दीजिए, उस पार्टी को वो सीटें दीजिए। इसका मतलब 2019 में 3 सीटें पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, तो 3 सीटें वो चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें कश्मीर वैली में जीती है, बीजेपी 2 सीटें जम्मू और उधमपुर जीती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कांग्रेस यहां से कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकती है अगर, तो पीडीपी को एक सीट दे दे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हिसाब से कोई भी सीट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। तो बिल्कुल समीर जो पेंच फंस रहा है वो दरअसल सीट बंटवारे को लेकर है, सीट शेयरिंग को लेकर। ये एक कंफ्यूजन भी आप कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आने वाले दिनों में ये लकीर एक तरह से और लंबी होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे ये मुद्दा भी एक तरह से गर्माता जाएगा इन पार्टियों के बीच में, जो बजाहिर तो अपने आप को मजबूत दिखा रही हैं कि हम जो विपक्ष है वो मजबूत है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर एक जो बहस जो है वो जरूर छिड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो महासंग्राम 2024 के दूसरे मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लिया अगरबत्ती सुबह जला। चलिए महासंग्राम 2024 के दूसरे इशू की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी की हिमाचल इकाई ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता लखबीर सिंह लखी पर हमला किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ऊना जिले के
हरौली इलाके में बंदूक की नोक पर 63,000 रुपये लूट लिए गए। घटना के बाद वहां जुटे कुछ स्थानीय लोग बीजेपी नेता को अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद बीजेपी ने इस घटना की उचित जांच की मांग भी की है। तो बीजेपी ने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और इससे पहले भी बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है, लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको लेकर एक तरह से सरकार पर निशाना साध रहे, और इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुशांत कपरेट हैं जो कि कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं सबसे पहले सुशांत कपरेट जी आपके पास आना चाहूंगा। सुशांत जी, जो पूरा मामला हुआ है इसे लेकर जिस तरह से बीजेपी नेता लखबीर सिंह पर हमला हुआ और उसके बाद अब बीजेपी सवाल उठा रही कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से चरमरा गया है, सरकार से अब जो राज्य की व्यवस्था है वो संभल नहीं रही है। सुशांत जी देखिए अबू जी, एक चीज जरूर है, अगर इस तरह की घटना घटित हुई है तो वो डेफिनेटली अलार्मिंग चीज है, लेकिन ये कहना कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय चरमरा चुका है, वो तर्कसंगत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्यों इस चीज पे स्पेसिफिकली कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 1 साल का और उससे पहले पिछले 5 सालों का अगर आप डिफरेंस देखें तो क्राइम रेट में एक बहुत कमी हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। अब इक्का दुक्का इंसिडेंसेस को अगर हम कोट करके ये कहे कि पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो हमारे जो पुलिस फोर्स है उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी जो कार्यकुशलता है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास कर रही है, जो किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। और जहां तक ये घटना घटित हुई है हरौली वाली, डेफिनेटली इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा होता सुशांत जी तो ये घटना क्यों होती? लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका बहुत अच्छा होता तो फिर ये घटना होती क्यों? अबू जी, मैं बिल्कुल ये चीज मान रहा हूं, क्योंकि ये हरौली का जो क्षेत्र है ये आपका नेबरिंग स्टेट जो है पंजाब के साथ लगते हुए क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंसेस पहले भी होते रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये जो इंसिडेंसेस है ये कांग्रेस के टाइम में बड़े हैं या फिर कांग्रेस के टाइम में बेलगाम हो गया व्यवस्था, ये कहना तर्कसंगत नहीं है। अगर आप पिछला भी फैक्ट्स को देखेंगे, फिगर्स को देखेंगे, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो पिछले 1 सालों में 9-10 महीने में सुदृढ़ हुई है बनिस्पत पिछला भाजपा का जो कार्यकाल रहा है। अगर पिछले भाजपा कार्यकाल की हम बात करें तो जितना भी सिंडिकेट माइनिंग का जो नेटवर्क था वो पंजाब ऑपरेटेड, जो हमारा बॉर्डर एरिया लगता था वहां पर चलता था। इतने सारे इंसिडेंसेस होते थे जिसमें कभी पुलिस चौकियों को लूट लिया जाता था। वो चीजें घटी है हिमाचल प्रदेश में। और तो जहां तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य में नहीं दिख रहा है, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर राज्य में बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, सूरत हाल बिगड़ी हुई है। करण नंदा जी जवाब दीजिए आप। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो पूरे 12 जिलाओं में जो है वो लगातार जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है वो केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये केसेस जो है ये अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहले अगर आप चंबा हत्याकांड देखेंगे तो उसका जो है कितने बड़े लैप्सेस हुए वो जग जाहिर हुआ और कितनी निर्मम हत्या की गई। उसके बाद विमेन सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए, एक छोटी बच्ची को आप नगरोटा कांगड़ा में जो है एक स्कूटर पे उठा के ले जाया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद हमीरपुर में एक महिला का मुंह काला करके उसको पूरे जिले इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौड़ाया जाता है। दूसरी बात, आपका जब ऊना है वहाँ पे एक निर्मम हत्या की जाती है। आप चैल में आएंगे, सोलन जिला पड़ता है, वहाँ पे एक लड़की को जो है उसके हस्बैंड को जो है पेड़ से बांध के जो है उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 67 ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जो एक्चुअली विमेन एट्रोसिटीज़ के हैं, जो कि बढ़ गए हैं। और ये ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश के आंकड़े हैं, हम नहीं कह रहे, इन्हीं का पुलिस महकमा कह रहा है जो अभी इनके राज में चल रहा है। दूसरी बात, अगर आप हत्याओं के मामले आप देखेंगे उसमें भी एक बड़ा उछाल आया है और उसके अंदर मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का अगर आप अटेम्प्ट टू दोनों का आंकड़ा जोड़ेंगे, लगभग जो है ये 150 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। अब आप देखिए, नशा जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नशा तस्कर जो है वो सक्रिय भूमिका में आए हैं। NIT में नशा जो है वो पूर्ण रूप से बिक रहा था।
एक बारी जब वहाँ पे बेचारा एक बच्चा मर गया, उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आता है और इमीडिएटली उनको सब पता होता है कि नशा लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। तो ये लैप्स है। नशे में जो है आज की डेट में 5 करोड़ का नशा इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया है, पर इससे पहले जो है वो नशाखोरी के ऊपर क्यों नहीं लगाम थी? आप डबल मर्डर केस आप ऊना में पकड़ लीजिए। ऊना में यहाँ तक ये हो गया है कि वहाँ पे फायरिंग जो है वो शरेआम जो है लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, लूट के भी जाते हैं और धमकियाँ दे के भी जाते हैं। आप बद्दी में आइए, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की धज्जियाँ उड़ चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं उनको जान मान की धमकी, टेलीफोनिकली धमकी, ओपन फायरिंग, इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। और सिरमौर में एक लेडी कांस्टेबल को जो है वो पकड़कर सीढ़ी से बांधकर उसको लूट के चले जाते हैं। सुशांत जी, अभी आप कह रहे थे कि पिछले 9-10 महीनों में सूरत-ए-हाल लॉ एंड ऑर्डर की बदली है और सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। तो अब आप ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर करण नंदा जी बता रहे हैं कि किस तरह से हालात बिगड़े एक एक जिले में, उन्होंने कई जिलों की सूरत-ए-हाल बताई है, 60 से ज्यादा मामले हुए हैं और इसके अलावा कई जिलों में इस तरह की वारदातें हुई हैं। अगर ये सूरत-ए-हाल बेहतर है तो फिर बिगड़ी हुई सूरत-ए-हाल कैसी होगी? सुशांत जी। अबू जी, बिगड़ी हुई सूरत-ए-हाल तो भाजपा के समय में थी, जब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो है ड्रग माफिया हिमाचल प्रदेश में सक्रिय था। नहीं तो क्या उसका मुकाबला कर रहे हैं आप उसका मुकाबला कर रहे हैं? सरकार में थी अब्बू जी, पिछली भाजपा सरकार में थी, जब ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू करप्शन का जो रैकेट है वो हिमाचल प्रदेश में चलाया गया। ऑर्गेनाइज सिस्टम तो पिछली भाजपा के सरकार के समय में था, जब बड़े बड़े व्यापारियों को लूट के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से उठा के, वो चाहे आप नूरपुर की बात करें, वो चाहे आप बद्दी की बात करें, चाहे बरोटीवाला की बात करें, वो पिछले भाजपा कार्यकाल में हुआ। अब मैं स्पेसिफिकली ये चीज कहना चाह रहा हूँ, ये चंबा का करण नंदा जी, आप बीच में जवाब दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं बीच में जी। चंबा की बात कर रहे हैं अबू जी, चंबा की बात कर रहे हैं। चंबा में क्या था? एक लव ट्रायंगल था जिसको भाजपा, थोड़ा सा नाम देख लीजिए स्क्रीन पर जी, जिसको भाजपा ने एक पॉलिटिकल टच देने का प्रयास किया, जिसको कम्युनल लाइंस पे ले जाने का प्रयास किया। अगर उसी तरीके से आप ऊना की बात करें, जो डिस्प्यूट था वो 2 भाइयों का आपस का था, जो एक राइवलरी में बदला। लेकिन शायद करण नंदा जी इन चीजों के बारे में नहीं जानते। 60 से ज्यादा मामले बता रहे हैं। अगर पिछले 9 महीने में सुशांत जी 60 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अगर पिछले दिनों नगरोटा बगवा में एक भाई और भाभी का कत्ल किया गया, तो वो उनकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अब अगर करण नंदा जी को इसमें भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर गिरता हुआ दिख रहा है, तो किसी चीज पे तो, अब इस चीज पे तो हम कहीं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से भाजपा ये प्रश्न चिन्ह उठा रही है, 24 टुकड़े कर दिए भाजपा जो है निर्मम हत्या कर दी, तो वो क्या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में जायज है? गरिमा को डाउन करने का प्रयास कर रही है। स्टैंड विद डिस्टर्प्टेड लॉ एंड ऑर्डर। करण जी, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आप। कांग्रेस का पूरा एक स्पष्टीकरण सामने आ रहा है कि ये किस प्रकार से जो है एक लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो गेम में फंसाने का कोशिश कर रही है। व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। उसमें जब एक व्यक्ति के इतने टुकड़े करके निर्मम हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है, अगर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है करण जी, या रेवेन्यू मैटर, क्राइम इज अ क्राइम, क्राइम को जो है वो रोकने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए। इनका वाकया ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो है, जो करंट सिचुएशन के साथ ही खड़े हैं। करण जी, अपने समय याद कीजिए, क्राइम रेट देखिए, आप डाटा चेक कीजिए, 2023 का डाटा और 2022 और 21 का डाटा, नंबर ऑफ केसेस लॉन्च में कितनी कमी हुई है। अगर मैं, हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो लोग पकड़े गए, जो लोग जो ये सिंडिकेट चला रहे थे, क्यों गगरेट में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वो भाजपा का पार्षद नहीं चला रहा था। मना कर दीजिए आप इस चीज के लिए। भाजपा का पार्षद गगरेट में ऑर्गेनाइज्ड ड्रग सिंडिकेट को चला रहा था। शिमला जिला में 12 मामले तो ऐसे ही दर्ज हो गए मर्डर के। कर जाएंगे कि क्या करण नंदा जी इस चीज से रिफ्यूट कर जाएंगे कि गगरेट में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम था वो बीजेपी का एक इलेक्टेड पार्षद कर रहा था? क्या करण नंदा जी इस चीज से रिफ्यूट कर जाएंगे कि जो कम्युनल वायलेंस जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया गया, वो भाजपा द्वारा बढ़ाया जा रहा है? आप व्यक्तिगत नाम लीजिए, हम व्यक्तिगत नाम लेके भी बात कर सकते हैं। आप अगर ये व्यक्तिगत नाम लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत नाम लेके बात कीजिए, हम उस पर भी बात करने को तैयार है। चिट्टे के मामले अगर एनआईटी में आए तो उसमें किसका हाथ है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने स्पष्ट रूप से कहा, द क्रिमिनल शुड बी हंग टू डेथ। वो हमीरपुर के
विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हम चिट्टे के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी चिट्टे के साथ दिखाई दे रही है। आप देखिए किस प्रकार से हम एटीएम चोरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेगा, चाहे एक मामला हो चाहे ज्यादा मामले हो। यहां पर बीजेपी ने तो बताया कि 60 से ज्यादा सिर्फ मर्डर के मामले हुए हैं, इसके अलावा लूट और इससे जुड़े हुए और भी कई मामले हुए हैं। तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। अपोजिशन अगर आईना दिखा रही है सरकार को, तो सरकार को मानना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर वाकई में अगर आपका चरमरा रहा है तो उसे सही करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बनती क्यों है? ताकि आवाम को राहत मिले। और अगर आप आवाम को राहत नहीं दे पा रहे हो तो उस पर आप गौर कीजिए, उस पर आप एक तरह से मंथन कीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो उसे सही करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया करण नंदा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सुशांत कपरेड जी, दोनों का शुक्रिया। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम